ये उसके सिम्टम्स है, लेक्चर में ध्यान नहीं होने के। लैम्बडा वेवलेंथ नहीं है, कल मैंने लैम्बडा का नेम बताया था, इट्स ए डीके कांस्टेंट, याद है? हाँ, और इसके साथ साथ एक चीज और याद रखो, dn अपॉन dt जो मैं लिखता हूँ, dn अपॉन dt इज द रेट ऑफ डीके, ठीक है? इट इज गिवन बाय माइनस लैम्बडा टाइम्स n। याद करो, ये यहां से हमने स्टार्ट किया था, दिस वाज द रेडियोएक्टिव डीके लॉ, dn by dt प्रोपोर्शनल टू n, ये भी याद होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने हाफ लाइफ का एक फॉर्मूला बनाया, हाफ लाइफ डिनोटेड बाय दिस सिंबल t हाफ, इट इज 0.693 बाय लैम्बडा। याद करो, इसमें ये 0.693 दिख रहा है, एक्चुअली में ये जो नंबर लिखा है मैंने 0.693, ये है एक्चुअली log ऑफ 2 का वैल्यू, इट्स एक्चुअली log ऑफ 2, log ऑफ 2 to the base e होता है, log of 2 to the base e is actually 0.693। एक मिनट ये फॉर्मूला देख लो अच्छे से। हाँ, अभिषेक ने पूछा है कि सर किसी भी सब्सटेंस के लिए, रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के लिए हाफ लाइफ कांस्टेंट होता है क्या? हाँ, हाफ लाइफ इज फिक्स्ड फॉर एवरी फिक्स्ड मटेरियल। मैंने लास्ट टाइम ये बताई भी थी, ये लैम्बडा दिख रहा है, लैम्बडा इज अ डीके कांस्टेंट, लैम्बडा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। यूरेनियम के लिए लैम्बडा अलग है, रेडियम के लिए लैम्बडा अलग है, थोरियम के लिए लैम्बडा अलग होगा। तो लैम्बडा क्योंकि अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होता है, तो हाफ लाइफ भी इस फॉर्मूला के हिसाब से हाफ लाइफ भी अलग अलग आएगा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के लिए, ठीक है? इसके बाद अगर आपको याद है, आफ्टर डिस्कसिंग दिस फॉर्मूलास, मैंने एक न्यूमेरिकल कराया था, एंड सिमिलरली वन न्यूमेरिकल आई गिव यू एज अ होमवर्क कि वो आप करके लाओगे, याद है? हाँ, तो मैं जिसका नाम ले रहा हूँ वो स्टूडेंट आंसर देगा, ठीक है? हाँ, लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल किया था, आई एम श्योर आपने किया होगा उसको, ठीक है? लेट्स सी। हाँ, मेघराज गायकवाड़, मेघराज गायकवाड़, माइक ऑन करो। % of radioactive substance decay in 5 hours, decay in 5 hours, 5 घंटे में, 5 hours, full stop। Calculate the time required, calculate the time required for 87.5% decay, calculate the time required for 87.5% decay, and also for लिखा, and also for 93.75% decay, 93.75% decay। हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन लिख लिया सबने? एक मैंने दिया है 87.5% डीके और दूसरा है 93.75% डीके, ठीक है? हाँ, एक्चुअली में ये एमसीक्यू है जिसको मैंने छोटा सा एक न्यूमेरिकल बना दिया है, इट कैन बी एमसीक्यू आल्सो, क्योंकि इतना छोटा है ये एमसीक्यू में भी आ सकता है, इट्स अ वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल। चलिए, इसमें लिखा है सबसे पहले, ये पूरा क्वेश्चन है ना परसेंटेज में गिवन है, मतलब कितना परसेंट डीके हो गया उस सब परसेंटेज में गिवन है एवरीथिंग। लिखा है 50% डीके होने के लिए, मतलब 50% सैंपल डीके हो गया, पीबी में कन्वर्ट हो गया, 50% डीके के लिए 5 आवर्स आर नीडेड, राइट? तो ये क्या है, हाफ लाइफ है क्या 5 आवर्स? यस, half life is 5 hours, yes, okay। Now we want to find out using this data कि 87.5% डीके के लिए कितना टाइम लगेगा। देखो स्टूडेंट, क्योंकि इसमें परसेंटेज इन्वॉल्व है, दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व्स परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, इसको
थोड़ा इजी वे जो इसको करने का सबसे इजी तरीका वो मैं आपको बताता हूँ। आप ऐसे इमेजिन करो कि स्टार्टिंग में आपके पास 100% सैंपल है। स्टार्ट विद 100। थिंक मेरे पास स्टार्टिंग में 100% सैंपल है, मतलब 100 है, सैंपल का अमाउंट 100 है। 5 आवर्स के बाद 100% से 50% हो जाएगा। इट विल बी आफ्टर 5 आवर्स, है ना। क्या कोई बता सकता है अगले 5 आवर्स के बाद कितना परसेंट मेरे पास बचेगा? 25%। परसेंटेज में कंफ्यूजन हो रहा है तो एक काम करो, अगर सपोज परसेंटेज में कंफ्यूजन है, अब 100 ग्राम मान लो कि 100 ग्राम है मेरे पास, 100 ग्राम से 50 ग्राम हो गया, 50 ग्राम से 25 ग्राम हो गया, मतलब आधा हो गया, क्योंकि हाफ लाइफ के बाद आधा हो जाता है। 50 ग्राम बिकम 25 ग्राम, ग्राम भी चलेगा, ठीक है। अच्छा, और एक हाफ लाइफ के बाद 25% से 12.5% बाकी मेरे पास बचेगा, है ना। तो देखो ये 3 हाफ लाइफ के बाद बचेगा कितना? 12.5% सैंपल बचेगा। थोड़ा सोच के देखो, 100 में से अगर अभी मेरे पास 12.5 बचा, 100% में से 12.5% बचा, मतलब लॉस कितना हो गया पता है? लॉस हो गया 100 माइनस 12.5 ना। लॉस कितना हो गया, या डीके कितना हो गया? डीके हो गया 100 माइनस 12.5। अब 100 माइनस 12.5 करो तो आपको 87.5 आ जाएगा। यस, करके देखो, 100 माइनस 12.5 इफ यू डू, इट विल बी 87.5। सो 100 में से अगर 12.5% हो गया, इफ आई रीच टू 12.5% सैंपल, मतलब डीके हो गया 87.5। आई थिंक क्वेश्चन में बोला ना 87.5% डीके होना चाहिए। तो कितने हाफ लाइफ के बाद ये हो जाएगा? आफ्टर 3 हाफ लाइफ्स, after 3 half lives, the sample remaining would be 12.5, and sample which I lost, sample which got decayed, will be 87.5%. So it will be after 3 half lives. इतना करने के बाद, ये करने के बाद आप सीधा आंसर लिख सकते हो 3 half lives, that is 15 hours ना। कितना होगा? 15 hours। 3 half life मतलब कितना हुआ? 15 hours हुआ ना, ठीक है। इसमें कोई बहुत ज्यादा लिखना नहीं होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो ऐसे करके, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से इसको बना के लिखना नहीं होता है। वी कैन गो विद दिस, ठीक है। हाँ, अब एक काम करो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट एक और चीज पूछिए कि कितने टाइम में 93.75% डीके हो जाएगा, है ना। एक बार यहाँ पर 3 हाफ लाइफ हो चुकी है, 3 हाफ लाइफ के बाद 87% डीके हो चुका है, 87% इज डीकेड। अब मुझे चाहिए टाइम रिक्वायर्ड फॉर 93% डीके, तो 93% तो और आगे होगा ना। चलो एक लाइफ हाफ लाइफ और ले लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर हाफ लाइफ। एनीबॉडी, इस सैंपल के अकॉर्डिंग आगे इसी को आगे बढ़ाओ। आपके पास 12.5% बचा हुआ है, एक हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा? एनी आइडिया? 6.25। 12.5 का भी आधा हो जाएगा ना आपके पास, तो आपके पास जो बचेगा वो होगा 6.25%। 6.25% आपके पास बचेगा, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ पता है? लॉस हो गया 100 माइनस 6.25, दैट मच गॉट डीकेड। डीके कितना हो गया? 100 माइनस 6.25 करो, 100 माइनस 6.25, यू विल गेट अ 93.75, है ना। सो 93.75 डीके हो जाएगा आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स, 4 हाफ लाइफ्स के बाद। 4 हाफ लाइफ मतलब 20 days, राइट, 20 आवर्स, सॉरी 20 आवर्स। तो नेक्स्ट पार्ट का आंसर 20 आवर्स है, लिख लो। इज दैट वेरी क्लियर? Yes. समझे?
इज इट ओके? यस सर। चलो ठीक है, आगे मैं और एक दो न्यूमेरिकल आगे कराऊंगा, बट पहले लेट मी कंप्लीट द थियरी नाउ। एक थियरी फिनिश कर देते हैं पहले, एंड देन हम लोग आगे का भी करेंगे, विल डू फर्दर। ठीक है, आगे एक दो न्यूमेरिकल और बाद में करेंगे। चलो लेट्स कंटिन्यू विद द थियरी। तो रेडियोएक्टिव डीके की फॉर्मूलाज आपको याद है अभी, यू शुड हैव अ फॉर्मूलाज ऑफ रेडियोएक्टिव डीके। अब इसमें मैं नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूँ, इट इज आल्सो रिलेटेड टू रेडियोएक्टिव डीके। नेक्स्ट टॉपिक है एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस या एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस भी बोल सकते हैं, एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और एक्टिविटी सिंपली। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है। ठीक है, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सपोज n नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, आपके पास n नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स आर देयर एट टाइम t टाइम पर n एटम्स है। अब जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, लेट्स से टाइम बिकम t प्लस dt, टाइम देखो t से t प्लस dt हो गया, मतलब टाइम dt आगे चला गया, तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लिया मेरे पास कम हो जाएंगे क्योंकि डीके हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूक्लिया कम हो जाएंगे। नाउ नंबर ऑफ न्यूक्लिया बिकम n माइनस dn। सो मैं यहां पर बोल सकता हूं दैट dn इज अ नंबर ऑफ न्यूक्लिया दैट डीकेड। dn नंबर ऑफ न्यूक्लिया जो है डीके हो गए। जैसे आपने इसको dt से डिवाइड किया, dn अपॉन dt, दिस इज नोन एज रेट ऑफ डीके। याद है, इसी को रेट ऑफ डीके कहते हैं, दिस इज नोन एज रेट ऑफ डीके। तो आज हम क्या करेंगे, इस रेट ऑफ डीके को मैं r से डिनोट करूंगा, क्योंकि ये रेट है ना, रेट है तो चलो इसको r से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ डीके इट्स नोन डिनोटेड बाय r, मतलब दिस इज द रेट एट व्हिच डीके इज ऑकरिंग। ठीक है, dn बाय dt को मैंने r लिख दिया, रेट ऑफ डीके। इसी का दूसरा नाम एक्टिविटी है, दिस इज ओनली नोन एज एक्टिविटी ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, इसी को एक्टिविटी भी कहते हैं। देखो कितने डीके पर सेकंड हो रहे हैं उसी को एक्टिविटी भी कहा जाता है, सेम थिंग इज आल्सो नोन एज एक्टिविटी। ठीक है, तो एक्टिविटी मतलब द रेट एट व्हिच इट इज डीकेइंग, दैट इज ओनली नोन एज एक्टिविटी। ठीक है, याद रखो ये चीज, एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अब अगर आपको याद है रेडियोएक्टिव डीके लॉ, इफ यू रिमेंबर, रेडियो डीके लॉ यही बोलता है कि जो ये dn बाय dt है, dn बाय dt इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। याद है, dn by dt is directly proportional to n, where n is the number of radioactive substance present at that time. जिस टाइम पे आप रेट निकाल रहे हो, द टाइम एट विच यू आर कैलकुलेटिंग दिस रेट, जिस समय आप ये रेट निकाल रहे हो उस टाइम जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हैं, जितने n है, dn by dt is proportional to that n। याद है, हाँ, तो dn by dt proportional to n। तो उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी हटा के हम लोग लैम्बडा पुट करते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद होगी, है ना। अब इस dn by dt को ही हम लोग क्या लिखते हैं, एक्टिविटी बोलते हैं ना, dn by dt ही एक्टिविटी है, डिनोटेड बाय r सिंबल। तो यही r है, तो r की फॉर्मूला ये हो गई, है ना, दिस इज फॉर्मूला ऑफ r। ठीक है, सो एक्टिविटी का फॉर्मूला है माइनस लैम्बडा इनटू n। ठीक है, एक्टिविटी इज गिवन बाय माइनस लैम्बडा इनटू n। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द इनिशियल एक्टिविटी, मतलब एकदम स्टार्टिंग में जब डीके स्टार्ट हो रहा है, सपोज व्हेन वी आर स्टार्टिंग, इनिशियली एक्टिविटी कितनी होगी। देखो इनिशियली जो ये dn by dt होगा ना, द dn by dt which is initial, that is called initial activity। dn by dt initial will be given by minus lambda into initial number n naught। ये थोड़ा समझो, इनिशियल एक्टिविटी मतलब इनिशियल रेट ऑफ डीके, इनिशियल एक्टिविटी मींस इनिशियल रेट ऑफ डीके। इनिशियल रेट किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल रेट डिपेंड करेगा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज पे, है ना, n नॉट पे। दिस इज रेट एट एनी टाइम t, इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ न्यूक्लियाई।
तो अगर आप इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लिया लिखोगे तो इट विल बी इनिशियल रेट। इनिशियल एक्टिविटी इज डिनोटेड बाय द सिंबल आर नॉट। तो आर नॉट की फॉर्मूला क्या बनेगी, माइनस लैम्बडा एन नॉट। यहां तक कुछ कंफ्यूजन है तो पहले क्लियर करो स्टूडेंट, समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है। सो इनिशियल रेट जो है, इनिशियल रेट ऑफ डीके दैट इज आर नॉट विल बी गिवन बाय माइनस लैम्बडा एन नॉट। ठीक है। चलो बस एक छोटी सी फॉर्मूला और बनानी है मुझे। सी एवरीबॉडी रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको याद है? ओके अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड, बोथ साइड्स आई विल मल्टीप्लाई बाय माइनस लैम्बडा। दोनों साइड माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस लैम्बडा। देखो दोनों साइड मैंने माइनस लैम्बडा मल्टीप्लाई किया। अब थोड़ा सोच के आंसर देना, व्हाट इज दिस माइनस लैम्बडा एन? कैपिटल आर। इज इट rate of decay na, dn by dt, rate of decay, it's a rate of decay. What is this thing, minus lambda n naught? इनिशियल एक्टिविटी आर नॉट, तो वो इनिशियल एक्टिविटी होगा और बाकी e raised to minus lambda t as it is रहेगा। तो देखो जैसे n की फॉर्मूला है वैसे r की भी फॉर्मूला है, इट्स एग्जैक्टली सिमिलर फॉर्मूला। r है एक्टिविटी या r इज बेसिकली रेट ऑफ डीके। सो ये देखो इसको मैं ऐसे रीड कर सकता हूँ स्टूडेंट, दिस इज रेट ऑफ डीके एट टाइम t, दिस इज इनिशियल रेट ऑफ डीके, है ना? ऐसे भी बोल सकते हो, दिस इज एक्टिविटी एट टाइम t, दिस इज एक्टिविटी इनिशियली। क्लियर? सो एक्टिविटी भी उसी तरीके से चल रहा है जैसे आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई की फॉर्मूला है, सेम। ठीक है, क्लियर? चलो एक्टिविटी के बारे में एक चीज लास्ट बता देता हूँ। लेट्स सी द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी के अलग अलग यूनिट्स भी होते हैं, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी। सी एक्टिविटी जो होता है ना, इट्स डिनोटेड बाय आर सिंबल बट इट इज एक्चुअली dn अपॉन dt, राइट? थोड़ा आप सोच के, आप पहले खुद सोच के बताओ, व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ dn अपॉन dt? dn अपॉन dt का यूनिट क्या होना चाहिए एक्चुअली? व्हाट शुड बी द यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी dn अपॉन dt? पर सेकंड पर सेकंड होना चाहिए ना, क्योंकि dn is a number, dn is just a number is no unit, it should be per second, right? मैं एक मिनट रुको, मैं यहाँ पे ps लिख रहा हूँ, ps मतलब पर सेकंड। सो एक्चुअली एक्टिविटी का यूनिट होना चाहिए पर सेकंड, राइट? बट हम लोग लिखते हैं dps, मतलब डीके पर सेकंड। पर सेकंड इज राइट है, बट थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम लोग ऐसा लिखते हैं डीके पर सेकंड। सो एक्टिविटी का यूनिट है डीके पर सेकंड। ठीक है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि dn अपॉन dt जो है ना, सपोज मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, dn अपॉन dt 1000 है, मतलब 1000 न्यूक्लियाइज आर डीकेइंग पर सेकंड, 1000 dps, 1000 डीके पर सेकंड। यही एक्टिविटी का यूनिट है, दिस इज द यूनिट ऑफ एक्टिविटी, dps। ठीक है, अब देखो ये जो ना dps इज अ यूनिट, 1 डीके पर सेकंड। 1 dps को, जो 1 dps है ना, इसको 1 बैकरल भी लिखा जाता है, 1 बैकरल। अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, बैकरल क्या है? सुना है कभी बैकरल? ऐसा बैकरल है, हाँ। क्या होता है बैकरल, पता है किसी को? साइंटिस्ट बैकरल का रेडियो एक्टिविटी। हिज फुल नेम इज हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किया था। हेनरी बैकरल वाज अ पर्सन हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी फॉर द फर्स्ट टाइम। बैकरल ने देखा था कि अल्फा बीटा गामा रेज निकलते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में से, तो उनके ऑनर में हमने यूनिट चेंज कर दिया है। तो एक्चुअली द यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज 1 dps, but it is also written as 1 becquerel.
तो अगर किसी सब्सटेंस का एक्टिविटी है 1000 dps, 1000 decays are occurring per second, 1000 dps, so I can very well write down as 1000 becquerel, है ना? तो याद रखो becquerel is a unit of activity, becquerel एक्टिविटी का यूनिट है, ठीक है? एक्टिविटी का एक और यूनिट है, देयर इज वन मोर यूनिट ऑफ एक्टिविटी. देखो अगर 3.7 into 10⁻10 dps है एक्टिविटी, suppose there is a substance whose activity is 3.7 into 10⁻10 dps, इतना एक्टिविटी है. this much activity is known as 1 curie. इसको 1 curie कहा जाता है, curie. तो क्यूरी का शॉर्ट फॉर्म है CI. CI मतलब क्यूरी. So this much 3.7 into 10⁻10, this much decay per second, it's known as 1 curie. तो curie is also the unit of activity. ठीक है? हाँ, अभी अब किसी को डाउट होगा कि नंबर कहाँ से आ गया 3.7 into 10⁻10. एक्चुअली ये आपको मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ नॉलेज के लिए खाली. ये जो ना 3.7 into 10⁻10, this is the activity, this is the rate of decay. It's the activity of 1 gram pure radium. अगर आप 1 gram of pure radium ले लोगे ना, if you take 1 gram of pure radium, तो उसकी एक्टिविटी, उसका रेट ऑफ डीके इतना होता है. जब 1 ग्राम लेंगे, 1 ग्राम से कम हो जाएगा तो रेट भी कम हो जाता है. 1 ग्राम एग्जैक्ट प्योर यूरेनियम लिया, रेडियम, उसका ये एक्टिविटी है जिसको बोला जाता है 1 curie. That is called 1 curie. So remember, in all you are having 3 units: DPS, becquerel, curie. But numericals में आपको DPS ही दिया जाएगा, don't worry. Numerical में इतने सारे units नहीं आएंगे. In the numerical you will have only DPS, decay per second. ठीक है? So this completes your activity part. Clear? मेरे साथ नोट करते जाओ. Just complete along with me. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक, ऑलमोस्ट ये लास्ट टॉपिक ही है. नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज लाइफ. कल हमने हाफ लाइफ किया था, याद है? कल हाफ लाइफ किया था. टुडे इट इज एवरेज लाइफ. एवरेज लाइफ का दूसरा एक नेम है मीन लाइफ. आपको मालूम है मीन या एवरेज एक ही होता है मीनिंग. मीन बोलो या एवरेज बोलो, एक ही है. सो अनदर नेम इज मीन लाइफ. ठीक है? अब मीन लाइफ क्या होता है? सी डू इट. सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ n equal to n0 e raised to minus lambda t. Everybody knows this formula, right? ठीक है? ये जो n है, n is a number of nuclei. See this n, it's a number of nuclei present at time t, है ना? ठीक है? तो अगर आपको किसी भी टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लिया निकालने, यू वांट टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लिया रिमेनिंग एट एनी टाइम, वो टाइम खाली आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. अगर आप कुछ टाइम पुट कर देंगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूक्लिया आ जाएगा प्रेजेंट एट दैट टाइम, है ना? तो देखो अभी मैं यहाँ पे एक टाइम पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट. सपोज टाइम इतना हुआ है. कितना टाइम हुआ है? 1/λ के इक्वल टाइम हुआ है. ठीक है? आपको याद होगा लैम्बडा इज अ कांस्टेंट. हर सब्सटेंस का एक लैम्बडा फिक्स होता है. तो लैम्बडा फिक्स्ड है. आप 1/λ कर दो. सपोज टाइम इज इक्वल टू 1/λ. इतने टाइम पे मुझे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट है वो फाइंड करना है. आई वांट टू फाइंड नंबर ऑफ न्यूक्लिया प्रेजेंट एट दिस टाइम. बात समझ में आई? तो मुझे इस टाइम पे नंबर ऑफ न्यूक्लिया निकालने हैं. तो मैं क्या करूं इसको, ये टाइम खाली मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूक्लिया. एनीबॉडी? अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो पता है क्या होगा? टी को पुट करो 1/λ, तो लैम्बडा कट हो जाएगा. हाँ, एनीबॉडी? एन की फॉर्मूला क्या बनेगी बोलो? एन इक्वल्स टू n0 by e e raised to -1. -1. लेट टाइम इज दिस, और उसके बाद लिखेंगे सब्स्टिट्यूट
T equals to 1 by lambda in above equation. ऐसा लिख सकता हूँ मैं ना, substituting T equals to 1 by lambda in above equation, सबको ये आएगा। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। So n is equal to n naught, e raised to minus 1 को मैं डिनोमिनेटर में ले लेता हूँ, take e raised to minus 1 in denominator, it become 1 by e ना, 1 by e हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो e है ना, e आपने मैथमेटिक्स में भी सुना होगा, e को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं ना। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x आपको मालूम है, डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू x कितना होता है? e raised to x ही होता है, करेक्ट। तो e आपने मैथ्स में सुना है, e का नेम होता है एक्सपोनेंशियल, द नेम ऑफ द e इज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। e एक्चुअली में ना, थोड़ा मैं आज e के बारे में बता देता हूँ। E जो ना कंपाउंड इंटरेस्ट में से निकलता है, व्हेनेवर साइंटिस्ट स्टार्ट कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट। अब साइंटिस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्यों पढ़ेंगे? नहीं, मैथमेटिक्स में जब कंपाउंड इंटरेस्ट की स्टडी की जाती है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट हमने सुना होगा, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में ई का टर्म आता है, ई रिलेटेड टू कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब ई का नेम है एक्सपोनेंशियल, लेकिन आप ज्यादा डिटेल में अगर नहीं जाना चाहते, ई का खाली वैल्यू बता देता हूँ। ई का वैल्यू होता है 2.71, यू माइट बी नोइंग ऑलरेडी, नो, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। एक्चुअली ई एक नंबर है खाली, इट्स एक्चुअली अ नंबर हुज वैल्यू इज 2.71। तो अगर ई का वैल्यू मुझे मालूम है, तो मैं 1 ई का भी वैल्यू निकाल सकता हूँ कैलकुलेटर पे। यहाँ पे 1 ई है ना, अगर ई का वैल्यू ये है 2.71, तो 1 ई आप कैलकुलेटर पे निकाल सकते हो। 1 ई आएगा 0.37, दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 ई। ई मालूम है तो 1 ई निकाल सकते हैं ना, 0.37, इट्स द वैल्यू ऑफ 1 ई। तो देखो यहाँ पर मैं 1 ई का वैल्यू डाल देता हूँ, इट्स 0.37। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? n इज इक्वल टू 0.37 टाइम्स ऑफ n नॉट, इज इट? n कितना है? 0.37 टाइम्स n नॉट। ध्यान से समझो, अभी अगर n 0.37 टाइम n नॉट है ना, मतलब 37% न्यूक्लियाइज आर रिमेनिंग नाउ, 37% न्यूक्लियाइज आर प्रेजेंट। यस, 0.37 टाइम n नॉट मतलब क्या हुआ कि 37% न्यूक्लियाई आपके पास प्रेजेंट है, इनिशियल सैंपल 37% बाकी है आपके पास। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आफ्टर दिस टाइम, ये टाइम के बाद 37% न्यूक्लियाई बाकी रहते हैं? Can I say like this? After this time, 37% nuclei are remaining with me. बराबर ना? तो ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ना, इट इज जिस टाइम के बाद 37% बचते हैं आपके पास न्यूक्लियाई, ये टाइम के बाद, दिस टाइम इज नोन एज एवरेज लाइफ। इसी टाइम को एवरेज लाइफ बोलते हैं, ठीक है। जिस टाइम के बाद 37% न्यूक्लियाई बचते हैं, दैट टाइम इज ओनली नोन एज एवरेज लाइफ, ठीक है। अगर किसी को अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है कि सर 37% कैसे बचे, ये 37 देख के आपने कैसे बोल दिया 37% बचे, एक काम करो सिंपल, ये n नॉट क्या है? n नॉट इज इनिशियल नंबर ना, n नॉट को आप 100 पुट कर दो। सपोज इनिशियली 100 न्यूक्लियाइज आर देयर, n नॉट को 100 पुट करो, so 0.37 into 100, it become 37। तो 100 इनिशियल नंबर है और आपके पास 37 न्यूक्लियाई है, मतलब 37%, ठीक है। सो इस टाइम के बाद 37% न्यूक्लियाई बचते हैं ना, सो दिस टाइम इज नोन एज एवरेज लाइफ, ठीक है। तो सब्सटेंस की एवरेज लाइफ होती है 1 by लैम्बडा, समझा? ठीक, तो मैं आपको अभी ये आप लिख लो पहले पूरा, फिर मैं आपको एवरेज लाइफ का डेफिनेशन दे देता हूँ। फर्स्ट फिनिश दिस। Now let's write down the definition of average life. Definition लिखो, write down, लिखो, average life of a radioactive substance, average life of a radioactive substance is defined as
the time defined as the time after which the 37% of nuclei after which the 37% of the nuclei remain undecayed. 37% of the nuclei remain undecayed. फुल स्टॉप. ठीक है, क्या लिखा है एक बार पढ़ लो, समझ में आ रहा है? जिस टाइम के बाद आपके पास खाली 37% न्यूक्लियर बचेंगे, बाकी चले गए, उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ. स्टूडेंट क्या रखो, अगर 37% बचे, आपके पास 37% बचे, मतलब गए कितने? 63% चले गए, है ना? 37% बचे मतलब गए कितने? 63% चले गए. तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ना, average life is a time after which 63% nuclei get decayed. 63% decay हो गए, 37% बच गए. ठीक है, हाँ. तो आई थिंक इट्स क्लियर. और आपने इसका फॉर्मूला भी बना लिया. एवरेज लाइफ इतना होता है 1/λ. जो पीछे मैंने मैथमेटिक्स किया है वो उसका प्रूफ है. एवरेज लाइफ इज 1/λ उस चीज का. तो दिस इज एवरेज लाइफ. ठीक है, एवरेज लाइफ को ऐसे लिखा जाता है TAVG. दिस इज सिंबल TAVG. दिस इज अ फॉर्मूला फॉर एवरेज लाइफ 1/λ. ठीक है, क्लियर? हाँ. अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ स्टूडेंट, थोड़ा दिमाग लगाना और आंसर बताना. आपने एक चीज सीखी है एवरेज लाइफ और दूसरी एक चीज सीखी है हाफ लाइफ, है ना? ये दो लाइफ्स आपने सीखी है, एवरेज लाइफ एंड हाफ लाइफ. इनमें से बड़ा कौन है छोटा कौन है मुझे वो चाहिए. जैसे सोचना है सोचो. हु इज बिगर? एनीबॉडी आउट ऑफ दीस टू लाइफ, हु इज बिगर? सर टी एवरेज बड़ा होगा. एवरेज बड़ा होता है, हाफ बड़ा होता है. हाफ बड़ा होता है. ठीक, या थोड़ा सोचो, सब लोग आंसर दो, क्या आंसर हो सकता है? मैसेज करो या माइक पे बोलो, दोनों चलेगा. जो बड़ा है वो बताओ, हु इज बिग? सोचो, भले आप एक मिनट सोचो, कुछ प्रॉपरली सोच के बताओ. अमन कुमार इज सेइंग हाफ लाइफ बड़ा होता है. अभिरामी प्रसाद इज आल्सो सेइंग हाफ बड़ा है. आकांक्षा जॉय आल्सो हाफ इज मोर. हाँ, अलीना थॉमस हाफ इज मोर. ठीक है, ठीक है. हाँ, तो मेजॉरिटी स्टूडेंट का एक ही आंसर है. ओके, करेक्ट. सो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग हाफ लाइफ इज मोर. आमल्ला, राहुल नायर, गुड गुड, कीप इट अप. तो सब लोग का एक ही आंसर है मेजॉरिटी का, दैट हाफ लाइफ इज मोर, राइट? सर नहीं समझा, बताओ मैं एक बार. कौन बोल रहा है? सर ये हाफ लाइफ कैसे बड़ा होगा? नहीं नहीं, सौरभ बोल रहा है क्या? अभी बोल. हाँ. एक काम करो, वेट वेट, लेकिन सुनो पहले, सारे स्टूडेंट एक्सेप्ट सौरभ रजक. सौरभ रजक को थोड़ा डाउट है लेकिन बाकी को क्लियर है. सारे लोग बोल रहे हैं कि हाफ लाइफ बड़ा होता है. क्लियर? तो 99% स्टूडेंट्स आर सेइंग हाफ लाइफ बड़ा है. ओके, वेरी गुड. लेकिन सौरभ को अभी भी थोड़ा डाउट है. सौरभ को बोला कि सर ये कैसे हुआ वो नहीं समझ रहा है. तो ठीक है सौरभ, सौरभ सुन रहे हो? हाँ सर. आपको क्या लग रहा है, एवरेज लाइफ बड़ा है? नहीं, आप बताओ ना. हाँ. लाइफ बड़ा है? हाँ सर, एवरेज लाइफ ही लग रहा है. सौरभ आप करेक्ट हो. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. दिस इज रॉन्ग. एवरेज लाइफ ही बड़ा होता है. मैंने कभी नहीं बोला कि राइट है. मैंने बोला मेजॉरिटी स्टूडेंट्स आर सेइंग दैट एवरेज ही बड़ा है. स्टूडेंट 99% स्टूडेंट ने रॉन्ग आंसर दिया है. यही होता है जब आप बिना दिमाग लगाए सोचते हो. तो एवरेज लाइफ बड़ा है, हाफ लाइफ छोटा है. सर कैसे? एक बात बताओ, जिनको अभी भी दिमाग नहीं चल रहा है,
मैं आपको मैथमेटिकली भी प्रूफ करके देता हूँ और लॉजिकली भी प्रूफ करके देता हूँ। एक बात, एक है नंबर लिख रहा हूँ 1 और दूसरा नंबर मैं लिख रहा हूँ 0.69, इनमें से बड़ा कौन होता है? 1 इज बिगर और 0.69 इज बिगर? 1 बिगर, ये बराबर है। अब दोनों साइड आप लैम्बडा से डिवाइड कर दो, बोथ साइड्स यू डिवाइड बाय लैम्बडा, डिवाइड बोथ साइड्स बाय लैम्बडा। तो 1 बाय लैम्बडा इज द एवरेज लाइफ। 0.693 अपॉन लैम्बडा क्या होता है मालूम है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ। ये हो गया और ये जो है वो ये हो गया, तो ये रिलेशन है ना। देखो मैथमेटिकली प्रूफ किया मैंने, दिस इज एवरेज, दिस इज हाफ, मैथमेटिकली प्रूफ किया। इसमें से इधर चले जाओ। चलो ये भी जाने देते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, ठीक है। एक बात, अगर मेरे पास कुछ 100 ग्राम सब्सटेंस है, आई एम हैविंग 100 ग्राम सब्सटेंस, 100 में से 50 ग्राम सब्सटेंस बनने के लिए, 100 में से 50 ग्राम बनने के लिए, इसके लिए जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं हाफ लाइफ। यहां से यहां जाने के लिए जो टाइम लगता है वो हाफ लाइफ है। 50 ग्राम के बाद सपोज और सब्सटेंस डीके हो गया, अभी मेरे पास बचा 37 ग्राम। तो यहां से यहां जाने के लिए, यहां से यहां जाने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्या? हाफ लाइफ से भी कम लगेगा यहां से यहां जाने के लिए। 100 ग्राम से 37 ग्राम जाने के लिए जो टाइम लगता है ना, उसको बोलते हैं एवरेज लाइफ। डायग्राम से भी समझता है, इधर से इधर जाने के लिए जितना टाइम लगेगा उससे ज्यादा टाइम लगेगा इधर से इधर जाने के लिए। याद है 37% होने के लिए जो टाइम लगता है वो एवरेज लाइफ है। तो डायग्राम से भी दिख रहा है that ये देखो, ये एवरेज लाइफ है और ये हाफ लाइफ है। कौन बड़ा है? एवरेज। गेटिंग? अगर आपकी देखो बेटा कंसेप्ट क्लियर है ना, तो तुम जितने मेथड चाहिए अपने इन्वेंट कर सकते हो, मेथड डिराइव करने के। तीसरा मेथड बताता हूँ। अगर यहाँ पे लिखा आपने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यहाँ पर लिखा है टाइम, तो एज द टाइम पासेस, जैसे जैसे टाइम पास होता है, याद है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम कम होते जाते हैं। तो ये है सपोज रेडियो एक्टिव डीके का ग्राफ, ऐसा कल बताया था ये ग्राफ मैंने। ग्राफ से भी कर सकते हैं। देखो स्टार्टिंग, इस ग्राफ की जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, लेट्स से ये स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग में आपके पास 100% न्यूक्लियाई होंगे, स्टार्टिंग में 100 है, डीके हो रहा है, डीके हो रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सपोज मेरे पास न्यूक्लियाई कम हो गए, यहाँ पर और कम हो गए, यहाँ पर 50% न्यूक्लियाई हो गए। Here I got 50% nuclei, 50% हो गए। So ये जो टाइम है, this is half life. This is a time at which nuclei are 50% half life. थोड़ा और नीचे एक पॉइंट लो, यहाँ पर न्यूक्लियाई और कम हो गए, यहाँ पर न्यूक्लियाई मेरे पास बचे हैं 37%। तो ये जो है इट इज एवरेज लाइफ। तो डायग्राम से भी, अगर आप डायग्राम देख सकते हो, डायग्राम से भी समझ में आ जाएगा। दिस इज एवरेज लाइफ, ये देखो दिस मच इज एवरेज लाइफ एंड दिस मच इज हाफ लाइफ। तो कौन बड़ा है? ग्राफ से भी दिख रहा है, एवरेज लाइफ इज बिग। तो याद रखो स्टूडेंट, एवरेज लाइफ बड़ा होता है हाफ लाइफ से भी। वेरी क्लियर विथ एवरेज लाइफ? कुछ कंफ्यूजन है क्या एवरेज लाइफ में? तो पूछो। नथिंग? नो सर, अभी नहीं। बिल्कुल नहीं ना। तो सौरभ रजक ने आंसर बराबर दिया, क्योंकि शायद वो थोड़ा, शायद है, नॉट श्योर, शायद वो थोड़ा सोच समझ के बात करता है। इन बाकी स्टूडेंट तो मतलब जो लगा बोल दो सर, बाद में देखेंगे, है ना। वो बोलते ना, जो करना है कर लो, बाद में देखूंगा मैं, बाद में देख लेंगे, जो हो गया। आप लोग सोचने के टाइम मामले में ऐसे हो, जो बोलना है बोल दो, बाद में सोचेंगे। ऐसे करोगे तो आपका यही हाल होगा फिर, ठीक है। थोड़ा सोच समझ के आंसर देने का। क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर ऑलमोस्ट चैप्टर, पूरा खत्म हो गया। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, आज भी जितना बचा हुआ टाइम है उसमें एक न्यूमेरिकल करेंगे। कल भी हम लोग पहले 15-20 मिनट न्यूमेरिकल करेंगे, देन आई विल स्विच टू द न्यू चैप्टर देन, ठीक है। सो आज एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं स्टूडेंट, ठीक है। राइट ऑन वन न्यूमेरिकल, एक छोटा न्यूमेरिकल लिखो। मैं रेडियो एक्टिविटी पे न्यूमेरिकल फिलहाल नहीं करा रहा हूँ, वो कल कराऊंगा मैं। आज आपको याद होगा हमने एक टॉपिक किया था, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन, याद है?
उसके ऊपर भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, तो विल डू वन न्यूमेरिकल फ्रॉम दैट. राइट ऑन द न्यूमेरिकल. Calculate how much uranium is consumed in a day. Calculate how much uranium is consumed in a day in atomic power plant. Which operates at 400 megawatt power. Which operates at 400 megawatt power. Assuming, आगे लिखो, assuming the whole mass of uranium is converting into energy. Assuming whole mass of uranium is converting into energy. ठीक है, लिखा? ठीक है. सी, ये न्यूक्लियर फिशन के जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन न्यूक्लियर फिशन में से है. ये देखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, जैसे आप यहाँ पे पढ़ोगे तो अजीब लगेगा, क्या है ये, पावर प्लांट है वगैरह, देखने में अजीब लगते हैं, बट दे आर इजी टू सॉल्व. एक दो क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया तो समझ जाएगा कैसे करते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट मैं ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करवा रहा हूँ, एक बार अच्छे से रीड कर लो क्या लिखा है. एक पावर प्लांट है, जैसे होता है ना हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट, ये एटॉमिक पावर प्लांट है. मतलब इस पावर प्लांट में न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होगा. देयर विल बी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन. आपको याद होगा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन में सम मास कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी. थोड़ा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी निकलती है. ठीक है, तो उस एनर्जी से न्यूक्लियर पावर प्लांट हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है. तो ऐसा न्यूक्लियर पावर प्लांट है. ठीक है, अब देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको. ठीक है, सी पावर ऑफ दिस प्लांट, पावर जो इस प्लांट का दिया हुआ है 400 मेगावाट दिया हुआ है. ऐसे लिखते हैं 400 मेगावाट. सबसे पहले मेगा मतलब 10 पावर 6 होता है, मेगा इज 10⁶, और ये दो जीरोस भी है ना, तो अल्टीमेट इट बिकम 4 इंटू 10⁸ वॉट. ये पावर है. ठीक है, पावर एक्चुअली में क्या होता है, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट, जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही है एक सेकेंड में, द एनर्जी विच इज प्रोड्यूस्ड इन द 1 सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड, उसी को पावर बोलते हैं ना. पावर ये ना 4 इंटू 10⁸, मतलब एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी एक सेकेंड में ना, वो होगी 4 इंटू 10⁸ जूल्स. सिंपल है. 4 into 10⁸ joules of energy must be producing in the 1 second. That's why power is 4 into 10⁸. तो एक सेकंड में ये जो पावर प्लांट है वो 4 into 10⁸ जूल प्रोड्यूस करता है. ठीक है, अब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपको पूछा है कैलकुलेट द यूरेनियम कंज्यूम्ड इन 1 डे. एक दिन की बात की गई है ना, तो यहाँ पे सब 1 डे के हिसाब से चल रहा है. सो 1 सेकंड नहीं, 1 डे के हिसाब से चल रहा है सब. तो मैं क्या करूंगा, एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड मेरे पास है, तो अभी मैं कैलकुलेट करूंगा एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 सेकेंड नहीं, एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 डे मैं फाइंड आउट करूंगा. एनर्जी प्रोड्यूस इन 1 डे, आपको याद होगा 1 डे मतलब 86,400 सेकेंड्स का बना होता है, ये मालूम है. 1 डे इज मेड अप ऑफ 86,400 seconds. So energy produced in 86,400 seconds will be 4 into 10⁸ into 86,400, है ना, बराबर ना. सो ये मल्टीप्लिकेशन आप कोई भी कर सकता है, मल्टीप्लिकेशन है, आप करो. अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको आंसर आएगा 3.456 into 10⁻13 जूल्स. मैंने आपका थोड़ा काम इजी कर लिया, मल्टीप्लाई करने पे यही आएगा. ठीक है,
So this is the energy which is produced in the one day from that power plant. ठीक है, पहले ये समझ के लो. देखो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई वो मैं भी बताओ, अभी हम लोग करेंगे, लेकिन इतना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ पावर प्लांट में. ठीक है, अब देखो ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होता है. एक्चुअली जब न्यूक्लियर फिशन का रिएक्शन होता है, यूरेनियम ब्रेक्स इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन, एक बार बताया था मैंने ये. एक्चुअली क्या होता है, जब यूरेनियम ऐसे ब्रेक होता है, इसमें एनर्जी रिलीज होता है. ऐसा कुछ है फिशन रिएक्शन. अब इसमें होता क्या है, यूरेनियम का बहुत ही थोड़ा सा मास, वेरी स्मॉल मास ऑफ द यूरेनियम कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी. यूरेनियम का बहुत ही थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है. लेकिन यहाँ पर आपने देखो अजम्पशन क्या लिया है क्वेश्चन में, assuming entire mass of the uranium is converting into energy. सपोज पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है. सो देखो सपोज मैंने यूरेनियम का मास लिया m इज अ मास ऑफ यूरेनियम टेकन, वो पूरा का पूरा मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ. तो क्या कोई बता सकता है आप में से कितना एनर्जी प्रोड्यूस होता है जब m मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में? व्हाट्स द फॉर्मूला बिटवीन एनर्जी एंड मास? जब m मास MC square. इक्वल mc स्क्वायर ना, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा आज. सपोज मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, m इज अ मास ऑफ यूरेनियम विच कन्वर्टेड टू एनर्जी. ठीक है, सपोज पूरा यूरेनियम एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू assumption. तो m इज अ मास ऑफ यूरेनियम विच आई कंज्यूम्ड इन द वन डे. सपोज यहाँ पे देखो, लेट m इज मास ऑफ यूरेनियम consumed in one day. यहाँ पे लिखा है देखो, let m is a mass of the uranium which is consumed in one day. एक दिन में यूरेनियम का जो मास कंज्यूम हो गया वो m है, वो m पूरा एनर्जी में कन्वर्ट होगा E = mc स्क्वायर. अब एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है एक दिन में? इतनी प्रोड्यूस हो रही है, याद है? दिस इज एनर्जी प्रोड्यूस इन वन डे ना. तो एनर्जी में इतना डाल देता हूँ, 3.456 into 10⁻13. इतना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है. तो अगर मैं एनर्जी ये डाल दूं, c इज द स्पीड ऑफ लाइट. स्पीड ऑफ लाइट की ये वैल्यू होती है ना. थोड़ा सोचो, अगर इसमें जब हम m निकालूं तो m विल बी दैट मास व्हिच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस दिस एनर्जी ना. बस ये m ही निकालना है आपको. सो टेक दिस एज अ होमवर्क. ये m आप निकाल के लाओ इसमें से, वो आप बाद में करके लाओ. वापस होमवर्क दिया है, वापस कुछ स्टूडेंट हैं बहुत होनहार स्टूडेंट, वो नहीं करके आएंगे आई एम श्योर, है ना. लेकिन जिनको टाइम मिलता है, जो पूरा दिन गेम्स नहीं खेलते हैं, पबजी पे नहीं बैठते हैं पूरा दिन, वो आप करके लाओ प्लीज. आई सजेस्ट यू कंप्लीट इट एंड कम. इसमें